बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ और आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। आज का टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है कि आप लोग प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ख़्याल रखेंगे, और इसमें मैं थोड़ा सी चीज़ों को आपको कवर करके बताऊँगी कि जब आप प्रॉपर्टी अपने रहने के लिए लेते हैं तो आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट की नीयत से लेते हैं तो आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त माशाल्लाह से बहुत सारे लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिनको हम कह सकते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ ममालिक में मुक़ीम हैं, ख़ुसूसन नॉर्थ अमेरिका के शहर मुल्कों में, तो वो लोग क्या चाह रहे हैं कि वो वहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीद कर और इन्वेस्ट कर लें अपने फ्यूचर के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, और या कि वो चाहते हैं कि किसी इस्लामी ममालिक के अंदर उनके बच्चे तालीम हासिल करें और नशो नुमा पाएँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं। तो वो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि प्लीज़ आप बताइए कौन से इलाके बेहतर हैं, हम कौन सी प्रॉपर्टी ख़रीदें क्या। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आज के वीडियो में कोशिश करूँगी कि कवर करूँ और थोड़ी बहुत मालूमात आपको इस बारे में दे सकूँ। अच्छा जनाब, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाहूँगी, एक चीज़ तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि जो मैं इससे पहले मैं 4-5 वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें प्रॉपर्टी के हवाले से मैंने बहुत वाज़े बताया कि किराए का मकान आप किस तरह से ढूंढेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, किराए का मकान बेहतर है या शेयरिंग बेहतर है, इंडिपेंडेंट ख़रीदना बेहतर है, और अगर आप किराए पे जाते हैं तो आप किन किन बातों का ख्याल रखें ख़रीदने से पहले भी और ख़रीदने के बाद भी। तो बहुत से जो हैं चीज़ें उसमें मैंने मेंशन की हैं। उम्मीद है कि आप लोग इंशाअल्लाह ताला उसको ज़रूर देख लेंगे। नहीं देखी हैं अगर वो वीडियोस तो आप लोग देख लें। बिलीव मी कि वो आप लोगों के लिए बहुत कारआमद होंगी, क्योंकि वो मैंने सिर्फ हवाई बातें नहीं की हैं, उसमें अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शो किए हैं, और जो जो हमारे ऊपर बीती और जो नॉर्मली वहाँ पर फेस करते हैं लोग, वो बातें उसमें कही गई हैं। अच्छा, तो उसके हवाले से एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मैंने बार बार आप लोगों को ये कहा है कि तुर्की में जो तामीरात का अंदाज़ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है पाकिस्तान की बनिस्बत। पाकिस्तान में तो हमारे यहाँ एक ही लेवल का घर होता है ना, या फिर कुछ बड़े घर जो हैं वो बेसमेंट बना रहे हैं आजकल, जिसको वो अपने थिएटर के लिए या पार्टीज़ या फिर जिम के लिए शुरू कर देते हैं। तो आप लोग फेमिलियर तो होंगे, यानी ये कि आप घर के अंदर दाखिल हुए तो थोड़ी सी सीढ़ियाँ, 6-8-10 सीढ़ियाँ जा रही हैं, आप नीचे उतरे और ज़मीन के अंदर ज़ेरे ज़मीन वो जो है जिसको हम उर्दू में तहखाना कह सकते हैं। तो तुर्की में तमाम अपार्टमेंट्स, घरों में बेसमेंट्स होते हैं। अब वहाँ दो तरह के बेसमेंट्स होते हैं। एक बेसमेंट बिल्कुल ज़मीन के अंदर होता है, जिसमें बहुत छोटा सा सुराख, छोटे छोटे फ्रंट पे या बैक पे सिर्फ 2 कमरों में आपको रोशनदान मिलते हैं, जिससे थोड़ी सी रोशनी अंदर आ सकती है। वो मैंने आप लोगों से कहा है कि किसी भी सूरत आप लोग वो घर नहीं लेंगे, क्योंकि वो ज़ेरे ज़मीन है। उसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी होंगी वो मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। उससे ऊपर जो है वो घर वो होते हैं कि जिसको वो गार्डन फ्लोर कहते हैं। यानी ये कि एक तरफ से जब आप देखेंगे सड़क की तरफ से तो वो अंदर घुसा हुआ होगा, लेकिन जब आप पीछे बैक साइड पे उस बिल्डिंग के अपार्टमेंट के जाएंगे तो वो जैसे फ़र्ज़ कीजिए आप पहाड़ से नीचे उतरते हैं ना, इस तरह का आपको सड़क ऊंची नज़र आएगी, और आप अपने बाहर की तरफ, बाहर का पीछे का दरवाज़ा खोल के जब बाहर जाएंगे तो आप अपना छोटा सा गार्डन बना सकते हैं, लेकिन आप नीचे की तरफ होंगे, रोशनी आ रही होगी। वो इनका सेकंड लेवल होता है। थर्ड लेवल जो होता है वो सड़क से थोड़ा सा ऊपर होता है। यानी ये कि अगर आप सड़क पे खड़े हों तो हाथ बढ़ा के आप नीचे से अपना हाथ से खिड़की के पास कुछ भी चीज़ पकड़ा सकते हैं, यानी इतना ऊंचा होता है वो। उसको वो जो है वो ग्राउंड राइज जो है वो कहलाता है फ्लोर। और वो वहाँ से आप लोगों को बेहतर है कि वो या फिर उससे ऊपर आप घर लेंगे। मैंने कभी भी यही नहीं कहा कि आप पहली मंजिल ना लें, दूसरी मंजिल ना लें, तीसरी और चौथी मंजिल जो है उससे घर देखना शुरू करें, क्योंकि ये तो बहुत ही नामुमकिनात में से बात है ना। क्योंकि उमूमन वहाँ पर 4 से 5 मंजिला अगर बिल्डिंग्स हैं तो उनमें लिफ्ट्स नहीं हैं, अगर वो पुरानी बनी हुई है बिल्डिंग। तो उससे ज़्यादा हाई राइज़ हैं, 7 मंजिला, 15 मंजिला, 20, 22, 25 मंजिला, वहाँ आपको लिफ्ट्स मिल जाएंगी। तो मेरा कहने का मकसद ये, जो ज़ेरे ज़मीन बिल्कुल अंदर है वो घर आपको नहीं लेना है। उससे ऊपर जिसमें बिल्कुल छोटे सुरा है और जिसको गार्डन फ्लोर कहते हैं,
वो भी आपको नहीं लेना। उससे ऊपर जो घर है ना, जिसको ग्राउंड ग्राउंड राइस कहते हैं, कि यानी ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि वही अपार्टमेंट जो हैं वो सस्ते हैं। टर्किश वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि होता ये है कि जब उस फ्लोर के ऊपर से उस और उन फ्लोरों में उमूमन बालकोनी नहीं होती है। यानी जो हम लोग फ्लैटों वगैरह में बालकोनी होती है ना, बाहर निकल के आप कपड़े सुखा लें, देख लें, तो उमूमन उन फ्लैट्स जो वो वाले अपार्टमेंट्स हैं उनमें बालकोनी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी वो दो ज़ेर ज़मीन वालों से काफ़ी हद तक बेहतर हैं और सस्ते होते। तो आपको यानी फर्स्ट अंडरग्राउंड, सेकंड, उसके बाद जो पोर्शन है वहाँ से लेना शुरू करना है। उसके बाद उसको वो पहली मंजिल कहते हैं, जब सीढ़ियाँ चढ़ के आप ऊपर जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पहली मंजिल होती है। ठीक है, तो ये तो मैं एक दफ़ा क्लियर, क्योंकि काफ़ी सवाल आ रहे थे, उन्होंने यही कहा कि जी आपने मना किया ना कि पहली दूसरी तीसरी मंजिल नहीं लेनी है, तो मैंने ये कभी भी नहीं कहा है। ठीक है। अच्छा, अब आ गई बात ये कि आया कि हमें नई बिल्डिंग्स में घर ख़रीदना चाहिए कि पुरानी बिल्डिंग्स में घर ख़रीदना चाहिए। तो आप लोग अपने जहन में ये रख लीजिए कि आपको बहुत पुरानी बिल्डिंग भी नहीं ख़रीदनी है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ज़लज़ले की वजह से इमारत में दरारें पड़ जाती हैं। और एक कुछ ज़लज़ले तो जो हैं वो शदीद शिद्दत के होते हैं, उसको जो है वो रिडार पे आ जाते हैं, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी एवरीथिंग देख लेते हैं। मगर ज़्यादातर ऐसे ज़लज़ले हैं छोटे छोटे जो आते रहते हैं और उसका अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वो क्रैक्स डाल देते हैं। तो अगर कोई इस तरह की कंप्लेंट्स होती हैं और उनके इंस्पेक्शन होते हैं, तो वो राइट अवे क्या करते हैं कि इस इमारत को गिराने का दे देते हैं ऑर्डर, कि जी ये इमारत गिरने वाली है। तो उस सूरत में जो है वो आपको परेशानी हो सकती है। तो कोशिश ये करें कि 4-5 साल से पुरानी इमारत के अंदर पैसा ना लगाएं, नंबर एक। नंबर दो, बहुत ज़्यादा न्यू प्रोजेक्ट, जो कि प्रोजेक्ट अभी बन रहे हैं और साल भर लगेगा, 2 साल लगेंगे, कुछ कुछ जो उनके टावर्स हैं वो ऑलरेडी तैयार हैं, उसकी ऑफ़र वो करते हैं कि जी एक टावर तैयार है, बाकी 2 टावर 1 साल बाद बनेंगे, और बाकी जो है वो 3 टावर उसको 3 साल लगेंगे, तो उसमें आप ले लीजिए घर। वो भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगी कि जब तक फ़ाइनल इंस्पेक्शन नहीं हो जाता, यकीन मानिए आप, इतने बेहतरीन एरिया, जो कि यानी कोई भी वहाँ उस इलाके में रहने का खुशी खुशी तसव्वुर कर सकता है। बहुत खूबसूरत और बहुत हर चीज़ से करीब, सहूलतों से करीब। और लेकिन इमारतें जो हैं वो वहाँ पर फ्लैट आप जब जाएंगे देखेंगे वो खाली पड़े हुए हैं, खंडर बने हुए, पूरे मुकम्मल बने हुए, लेकिन उसमें खिड़की दरवाजे नहीं हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे काम जो है वो बीच में किसी ने छोड़ दिया। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा ये तो इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, इसमें सब मुकम्मल ही तैयार है, तो इसमें हमें घर नहीं मिल सकता? तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें कोई फॉल्ट आ गया, इंस्पेक्शन इन्होंने जो है वो क्वालिफाई नहीं किया है, तो किसी भी वक्त आके ये इमारत गिरा दी जाएगी। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए आपने बग़ैर देखे सिर्फ मॉडल देखकर, बहुत खूबसूरत हसीन और जमील वो आपको वीडियो में दिखा देंगे, या फिर एक शीशे के डिब्बे के अंदर दिखा देंगे, देखिए ऐसे गाड़ियाँ चलेंगी, ऐसे यहाँ पे दूध की नहरें बहेंगी, और ऐसे पार्क होंगे, और ऐसे झूले होंगे, और आप वहाँ बुक करवा लें, और बाद में पता चले कि जी ये तो प्रोजेक्ट ही बीच में जो है वो अटक गया है। इसके अलावा ये कि जो प्रोजेक्ट बहुत दूर दूर बन रहे हैं, यानी एसनयोट, बेलक दूज़ों से भी आउटस्कर्ट, यानी और शहरी आबादी से बहुत दूर हटके, तो उसमें आपको क्या होगा कि वहाँ बसों की सर्विस या तो नहीं होगी या फिर बहुत स्लो होगी, और आपको हर हालत में गाड़ी ख़रीदनी होगी वहाँ पर। तो गाड़ी ज़ाहिर बात है, अगर फैमिली मेम्बर 5-6 लोग हैं आप लोग, तो कौन कौन गाड़ी ख़रीदेगा? रोज़ाना रोज़मर्रा के हिसाब से बहुत प्रॉब्लम होती है जाने के लिए। उसके बाद अलावा ये कि अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत 4 टावर 5 टावर वहाँ पर बनने, और ऑलमोस्ट वो तैयार भी हुआ हुआ है, तो और वो ये कहते हैं कि जी आपको यहाँ पर हम घर दिला देंगे, 17वीं मंजिल पे, 20वीं मंजिल पे, 22वीं मंजिल पे आप ले लेते हैं। जब आप ख़रीदते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये तो आधी से ज़्यादा बिल्डिंग, क्या ये तो ऑलमोस्ट 3 या 4% भरी हुई है, बाकी सारे फ्लैट्स खाली पड़े हुए हैं। तो सोचिए आपको किस कदर खौफ आएगा कि किसी एक ऐसे होटल में आप चले जाएं कि जहाँ पर 100-150 कमरे हैं, और लेकिन सिर्फ 6 या 8 आदमी वहाँ रह रहे हों, तो आपको कैसे एक वीरानियत सी महसूस होगी। तो चोरी और दूसरी चीज़ों के भी ख़तरात बढ़ जाते हैं, ज़ाहिर बात है। तो इस तरह से न्यू प्रोजेक्ट में भी आंखें बंद करके आपको घर नहीं ख़रीदना है, जब तक वो 70-80% आबाद ना हो।
समझ रहे हैं आप बात? क्योंकि क्या होता है, जो नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें जो लोग बाहर हैं, बैरून मुल्क हैं, और उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है कि ठीक है आप हमारा घर जो है वो ले लीजिए और हम आप ही को देते हैं कि आप जो है इसको किराए पे भी उठा दीजिएगा। तो वो क्या करते हैं कि उन जगहों पे जो कि आधे कंप्लीट होते हैं, आधे बने हुए होते हैं, और उस पे आपको वो कहते हैं कि जी आप किराए पे ले लीजिए। क्यों ले लीजिए किराए पर आपको? इसलिए कि आप लोग जब किराए पे वहाँ रहना शुरू होंगे, वहाँ आबादी नज़र आएगी, तो बाकी प्रोजेक्ट उनको बेचने में आसानी होगी। बात समझ रहे हैं आप? अच्छा, फिर वहाँ ये एक धोखा भी बहुत है कि जी हाँ ये इतने पाकिस्तानी रहते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पता चल लीजिए फ़र्ज़ी लोग बिठा दिए वहाँ पे ले जाकर कि इस फ्लैट में ये हैं, इस फ्लैट में ये, ना कोई पाकिस्तानी है और ना कोई उर्दू स्पीकिंग है। जब बाद में पोल खुलता है तो पता चलता है कि नहीं जी यहाँ तो थोड़े से दिन के लिए, 1 महीने के लिए इन्होंने किराए पर लिया है, फिर तो ये घर छोड़ के चले जाएंगे। तो गलत बयानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि तुर्की में फ़्रॉड बहुत है, तो वो इस किस्म का फ़्रॉड है। इसको आप फ्रॉड कह लें, इसको आप हकीकत को छुपाना कह लीजिए, इसको अपना मकसद पूरा करके और दूसरे को बेवकूफ़ बनाना कह लीजिए, वॉट एवर यू लाइक टू से। तो इस किस्म की चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और इसी चीज़ को देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है। सिर्फ ज़बानी कलामी आपने वीडियो देख ली और किसी ने कहा कि जी ये बहुत अच्छा है और ये इतना खूबसूरत है और ऐसा आपने इन्वेस्ट कर लिया, आपको इन्वेस्ट नहीं करना है वहाँ पर, किसी सूरत नहीं करना है। जो मेरी रिकमेंडेशन है और जो मेरा अब तक का 2 साल का तजुर्बा है, मेरे हिसाब से जो छोटे प्रोजेक्ट हैं जो उन्होंने गिरा कर और दोबारा बनाए हैं और आबादी के अंदर हैं, 4 मंजिला 5 मंजिला और साल भर पुराने, 1.5 साल पुराने, बहुत लंबा प्रोजेक्ट नहीं है, महल्ले में, आम महल्ले में, वो लेना आपको हमेशा प्रॉफिट देगा, यकीन माने। क्योंकि छोटे प्रोजेक्ट में आपको जो क्या कहना चाहिए, यूनियन की फ़ीस हम जिसको कहते हैं ना, जो फ्लैट्स में कवर्ड फ्लैट्स होते हैं तो यूनियन की फ़ीस होती है, और दूसरी चीज़ें हैं, कोई चीज़ अंदर बग़ैर इजाज़त जा नहीं सकती है। अगर आप सामान उठाने के लिए वहाँ से शिफ्ट करना चाहें तो पहले वहाँ जाके ऑफ़िस में दिखाइए कि भाई आपने सारे ड्यूज़ क्लियर किए, वरना आपका सामान बाहर नहीं जा सकता, और सो ऑन। सो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं। तो लोग प्रेफर क्या करते हैं कि महल्ले में साफ़ सुथरी अच्छी जगह, अच्छे महल्ले में तमाम सहूलतों से करीब घर ऐसे ले लिए जाएं जिसके अंदर आपको 3 से 4 मंजिला 5 मंजिला इमारत हो। उनकी कीमतें भी बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, किराए पे भी आसानी से उठ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, दो तरीक़े हैं ना, जब आप प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तुर्की में, या तो आप किराए पे रहने के लिए ख़रीद रहे हैं, और या फिर आप जो हैं वो ख़रीद रहे हैं उसको इन्वेस्ट करने के लिए। तो नए प्रोजेक्ट्स जो हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं नए प्रोजेक्ट्स में, तो नए प्रोजेक्ट में बिल्डर्स के पास बहुत बड़ा मार्जिन होता है पैसे आपसे वसूल करने का। तो 25 से 35% वो आपसे पैसे उठा लेते हैं ऊपर। यानी फ़र्ज़ कीजिए अगर 1 लाख की कोई चीज़ है तो वो आपको 1,30,000 1,35,000 में बेचेंगे। ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात, वो ये क्या करते हैं कि सबसे टॉप फ्लोर और अंडरग्राउंड फ्लोर्स और बिल्कुल ग्राउंड लेवल के फ्लोर्स वो दे देते हैं आपकी कम्युनिटी के लोगों को सेल करने के लिए। बांग्लादेश से आए हुए हैं, चाइनीज़ हैं, पाकिस्तानी हैं, और उनसे कहते हैं आप इनको सेल कीजिए और हम आपको 5% 10% कमीशन दे देंगे। बेसिकली तो वो जो उसके अंदर मार्जिन उनको मिलता है उसी में से वो आपको देते हैं। लेकिन जो टर्किश लेना पसंद नहीं करते, वो जिस भी आप जाएंगे ना, आप इंशाल्लाह जब जाएंगे वहाँ और ख़रीदेंगे तो आप ये देखिएगा तकरीबन 75% जो है वो आपको या तो टॉप फ्लोर दिखाएंगे कि ये खाली है यहाँ से ले लीजिए, या फिर अंडरग्राउंड या ग्राउंड वाला कहेंगे कि ये आप ले लीजिए, बेहतरीन है। तो आपको क्या करना है कि अच्छा, फिर दूसरी अहम बात, आप तो जाते हैं, आप अगर फ़र्ज़ कीजिए सिटीज़नशिप के लिए ले रहे हैं अपार्टमेंट, तब तो आपको लमसम पूरे पैसे देने हैं, यानी $2.5 लाख की अगर ले रहे हैं तो आपको टोटल देने हैं पैसे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो आप कभी भी पूरा कैश मत दें। क्यों? क्योंकि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए फॉरेनर्स हैं, डॉलर यूरो में आप वहाँ जमा देना चाह रहे हैं, तो जिस तेज़ी से लीरा डाउन हो रहा है तो आपकी पैसे की वैल्यू बढ़ रही है। यानी बिलफ़र्ज़ माल में एक आपको मिसाल देती हूँ, जिस वक्त मैंने पिछले साल प्रॉपर्टी वहाँ ली थी तो उस वक्त कैनेडियन डॉलर वहाँ पर 5 पॉइंट समथिंग था। यानी यहाँ के $1 वहाँ मुझे 5 लीरा मिले। ठीक है,
तो एक मिसाल ये देख लीजिए कि अगर मैंने यहाँ से 1 लाख यहाँ से भेजे तो मुझे वहाँ पर 5 लाख लीरा मिले। एक मैं जर्नल बता रही हूँ, ऐसा होता नहीं है क्योंकि करेंसी रेट डिफरेंस होता है, ये मैं आपको मिसाल के लिए समझा रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर वही 1 लाख आज मैं भेजती तो उस 1 लाख के मुझे डॉलर्स में, अगर US डॉलर में मैं देखूं तो 8 साढ़े 8 लाख मुझे मिलते। तो देखिए 1 साल लेने का, पहले से सारे पैसे फंसाने का क्या नुकसान हुआ मुझे। 3 लाख टर्किश लीरा जो है वो मेरे डूब गए, समझी। बिल्कुल डूबे तो नहीं, ज़ाहिर बात है वहाँ पर इसीलिए उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। जो चीज़ 5 लाख की पहले थी अब उन्होंने 7-8 लाख की कर दी, इसलिए क्योंकि उनका वैल्यू नीचे हो गया और जो जिन्होंने ख़रीदा था उस वक्त वो अपना नुकसान थोड़ी जाएंगे, उन्होंने कीमतें बढ़ा दी ताकि उनको इस ज़माने के हिसाब से 8 लाख मिल जाए। तो फ़र्ज़ कीजिए आप इन्वेस्टमेंट के लिए लगा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके दीजिए। अगर आपका प्रोजेक्ट 1.5 साल में तैयार होता है तो आप थोड़े थोड़े अरसे में थोड़ा थोड़ा पैसा करके देंगे तो आपको आपके पैसे की वैल्यू ज़्यादा बेहतर मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात, अगर आप नए प्रोजेक्ट में कर रहे हैं तो उनसे कहिए कि जी हम तो आपको कैश दे रहे हैं। अगर आप सिटीज़नशिप के लिए फ़र्ज़ कीजिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप उनसे ये कहें कि जी हम तो इतना सारा आपको कैश दे रहे हैं, तो आप हमें जो 20-25% जो है उसमें से माइनस करें आप अपने कमीशन में से। बात समझ रही हैं आप, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उसकी 1 लाख कीमत है, वो आपसे 1 35 मांग रहा है, तो 30-35 हज़ार तो उसकी मालियत में तो नहीं आएगा ना, वो तो आपके पैसे समझिए गायब हो गए, कमीशन में चले गए। तो आपको बहुत होशमंदी से कैलकुलेट करके, मालूमात करके सौदा तय करना है। जो टर्किश ख़रीदते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, किस्तों में ख़रीदते हैं। जैसे हम लोग पाकिस्तान में या कहीं पे कोई नया प्रोजेक्ट बन रहा है, बयाना दे दिया जी 5 लाख से बुकिंग स्टार्ट है, 5 लाख दे दिए, फिर 3 महीने बाद कुछ पैसे दे दिए, फिर 4 महीने बाद कुछ दे दिए, फिर 6, फिर बकिया जब कब्ज़ा मिलेगा तब दिया जाएगा। तो वो लोग भी इसी तरह ख़रीदते हैं। लेकिन जब हम लोग जाते हैं पाकिस्तान से, कनाडा से, अमेरिका से, यूरोप से, तो क्या करते हैं हम लोग, लम सम उनको दे देते हैं। तो आप उनसे बार्गेन करें कि नहीं जी आप वो पैसों में तो हम उतना कमीशन हम आपको नहीं देंगे, आप पैसे इसमें से कम करें, तो परसेंटेज उसमें से आप कम करवाएं, ठीक है। अच्छा, तीसरी अहम बात जो है वो ये है कि आप जब घर लेंगे, ख़रीदेंगे, तो आपको ये भी चेक करना है उसके अंदर कि तमाम सहूलतें ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं कि नहीं है। यानी वहाँ गैस की लाइन, बिजली की लाइन, हर चीज़ वहाँ आ गई है कि नहीं आ गई। कई प्रोजेक्ट मैंने ऐसे देखे हैं कि वहाँ गैस ही नहीं है, वो लोग बेचारे सिलेंडर ख़रीद कर और वो सिलेंडर भर भर के और ला के और उससे अपना खाना पकाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी हमारे यहाँ गैस ही नहीं है। तो इस तरह का कोई काम ना हो कि पता चला आपने घर ले लिया और बाद में पता चला कि यहाँ पर तो गैस ही नहीं थी, या ये प्रोजेक्ट जो है। अच्छा, कुछ वो ये कहते हैं कि जी ये घर आप ले तो लें लेकिन ये सिटीज़नशिप के लिए ओके नहीं है, तो उसको वो भी आप उनसे पूछिए कि भाई ये लफ्ज़ आपने कहा कि सिटीज़नशिप के लिए ओके नहीं है, क्योंकि बाज़ हज़रात ऐसे होते हैं कि जिनका इरादा होता है सिटीज़नशिप लेने के लिए, यानी $2.5 लाख खर्च करने के लिए, मगर वो इकट्ठा नहीं ख़रीदते। वो आज उन्होंने 40,000 $50,000 खर्च की, एक प्रॉपर्टी ख़रीद ली, थोड़े दिन बाद कोई और छोटा घर ख़रीद लिया, क्योंकि एक ही नाम पर टोटल 2.5 लाख होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इकट्ठा एक ही घर 2.5 लाख का ख़रीदें, 2.5 लाख US डॉलर का ख़रीदें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 20 घर आप ख़रीद लें, 15 घर ख़रीद लें, वॉट मगर एक ही नाम पे होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये छोटी छोटी बारीकियां जो हैं वो आपको ख़रीदते वक्त ज़रूर देखनी है। अच्छा, फिर ये भी है वहाँ पे अक्सर लोग, ये रूल उन लोगों ने कहा हुआ है कि भाई आप पाकिस्तानी से या फॉरेनर से नहीं ख़रीदेंगे घर, वरना आपको सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। आप ख़रीदेंगे उन्हीं से, टर्किश से ख़रीदेंगे, तब फिर आपका अप्रूव्ड होगा सिटीज़नशिप के लिए, ठीक। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छा, एक और अहम तरीन बात मैं कहीं भूल ना जाऊँ कि आजकल क्या हो रहा है, लोग 2-3 केस ऐसे हो चुके हैं। असल प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं जिन के साथ मसले होते हैं मैं उनसे कहती हूँ कि आप प्लीज़ रिकॉर्ड करवाइए, वो कहते हैं जी अभी नहीं, थोड़े दिन रुक जाइए आप, हमारा मसला हमने लॉयर किया हुआ है, वो सॉल्व हो जाए फिर हम बताते हैं, हमने पुलिस में रिपोर्ट की हुई है, हमने एम्बेसी में ऑलरेडी अपने मुल्क में जाके बात की, वो सॉर्ट आउट हो जाए फिर हम आपको इंटरव्यू देंगे। तो आजकल क्या फ़ैशन हुआ है, आप पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में, और जो यहाँ तुर्की में लोग हैं, उन्होंने आपसे कहा ऐसा कीजिए कि आप हमको जो है वो हमारे नाम पावर ऑफ अटर्नी बना दीजिए, क्योंकि आप तो आएंगे देर से, उससे पहले पहले हम आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, हम आपका बैंक अकाउंट खोल दें, हम आपका टैक्स नंबर ले लें, हम आपके लिए ये कर लें, हम आपके लिए वो कर लें। तो बराए मेहरबानी मेरी आपको
सजेशन ये है कि आप जो हैं अपने जब खुद आ जाए तो अपने नाम का अकाउंट ख़ुद खुलवाएं, ख़ुद ट्रांसफ़र करें, ये गलती ना करें। कई ऐसे फैमिलीज़ हैं, मैंने पहली भी वीडियो में बताया था, उन्होंने किसी के नाम भेज दिया है और वो पैसा फंस गया और आए बाएँ शायद सालों गुजर गए और उनको उनकी रकम वापस नहीं मिली है। आप किस तरह अपना सारा पैसा किसी अननोन आदमी सिर्फ एक विज़िटिंग कार्ड या यूट्यूबर के नाम पर भेज सकते हैं? ये बिल्कुल सेंसिबल बात नहीं है। और यकीन मानिए तुर्की का क़ानून अपने मुल्क के लिए जो भी होगा, लेकिन वहाँ पर आपकी सुनवाई बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि वो प्रेफर करते हैं अपने मुल्क के लोगों की बात। पहले वो उनकी सुनेंगे, आपकी बात नहीं। अगर उसमें कोई टर्किश मुलव्वस है या कहीं कहीं उसकी वो नुकसान हो रहा है तो वो आपका नुकसान कर देंगे, उसका नुकसान नहीं करेंगे। तो इसलिए आप बेहतर यही है। देखिए, मैं भी जब गई थी, मैं अपनी आपको बात बताती हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन ज़रूरी है ये बात बताना। जैसे मैं गई थी तो जब हम लोग गए तो हमसे कहेंगे कि जी आपको ऐसा ऐसा है, हम आपको लेके चलेंगे, आपको जो भी घर पसंद आ रहा है, क्योंकि आप लोग तो फॉरेनर्स हैं, आप लोग तो अपने नाम घर नहीं ख़रीद सकते ना। तो आप क्या करेंगी, आप मेरे साथ ऑफ़िस चलेंगी, मैं आपको ऑफ़िस लेके चलूँगा, वकील का ऑफ़िस होगा, विंडो पे जाएंगी, आप ऐसा करेंगी कि आप पावर ऑफ़ अटर्नी मेरे नाम करवा देंगी। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा मैं तो यहाँ मौजूद हूँ, मैं आपके नाम पावर ऑफ़ अटर्नी क्यों करवाऊँगी? कहते नहीं, आप ख़रीद ही नहीं सकती। आप मेरी बात समझे, आप पहले मेरे नाम करवाएंगी, फिर मैं आपके बिहाफ पे हर चीज़ आपके सामने होगी, हम घर ख़रीदेंगे। घर ख़रीदने के बाद जब आपको 3 महीने, पता नहीं कितने महीने हो जाएंगे, आपकी टीआरसी आ जाएगी, सारे पेपर्स आपके बन जाएंगे, तब हम आपको क्या करेंगे कि आपके नाम में ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो मैं तो थोड़ा सा झिझकी, मैंने कहा ये कैसी बात, ये अनहोनी सी कर रहे हैं। हमने तो यही सुना है कि जो लोग यहाँ आते हैं वो घर, इवन फॉरेनर्स भी जो है वो जाएं और वहाँ बड़े आराम से ख़रीद लें। टैक्स नंबर जो है वो फिर फ्री में 2 मिनट में बन जाता है, आपके पास टैक्स नंबर हो, आप जाके यूरो में, यूएस डॉलर्स में और टर्किश लीरा में आसानी से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है बड़ा। डेबिट कार्ड आपको 1 दिन 2 दिन में बन जाता है। क्रेडिट वो थोड़ा सा मसला करते हैं क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए, अगर बहुत सारी रकम आप वहाँ ऑलरेडी थोड़े दिन के लिए 6 महीने 3 महीने के लिए डिपॉज़िट करते हैं तो वो आपको कार्ड भी दे देते हैं। तो शुक्र अल्लाह का कि वो नहीं उनको पैसे दिए। और मैंने कहा किस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो वो ज़रा घबरा गए, नहीं नहीं नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके नाम करवा दूँ, आप परेशान ना होइए। तो कहने का मकसद ये कि इस तरह से ट्रैप करते हैं लोग आपको। अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई नया आदमी हो के, अच्छा जी ये मसला है, चलें ठीक है, जहाँ कहिए मैं आपको साइन कर देती हूँ, हमें ये घर पसंद आ रहा है, दिखा दीजिए, दिलवा दीजिए। तो ये चीज़ें हैं जिसको धोखा लोग कहते हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको पहले भी, इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया, लोगों ने कहा आपने इसमें जगहों के नाम नहीं बताएं। तो जगह के नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको मॉडर्न, अर्बन लाइफ, फ़न, हल्ला गुल्ला, रात के 3-3 4-4 बजे तक शराबें चल रही हैं, बार खुले में हैं, फॉरेनर्स नज़र आ रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, गाने हो रहे हैं, शोर शराबे, सड़क पे म्यूज़िक, तो फिर आप ये इस्तांबुल की एशियन साइड चले जाइए। मोस्ट ऑफ द जो सिटी सेंटर के साथ वहाँ पर जगह हैं, उन सब जगहों के अंदर आपको ऐसी फ़न लाइफ मिलेगी, क्योंकि वहाँ फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा फॉरेनर जाके वहाँ रहते हैं, या फिर अरबी लोग हैं या फॉरेनर्स हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए, पाकिस्तानी के लिए जो बेहतरीन इलाक़े हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। एशियन साइड के भी बहुत खूबसूरत अच्छे इलाक़े हैं, लेकिन आपको थोड़े से दिन में तन्हाई महसूस होने लगेगी, क्योंकि आपको ज़बान का मसला होगा। अगर आपके छोटे बच्चे, तो बड़े हैं तो कोई मसला नहीं है, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप वहाँ काम करने जा रहे हैं तब भी कोई मसला नहीं है। एशियन जो इस्तांबुल की साइट है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है, महंगी ज़रूर है लेकिन बहुत अच्छी है और फ़न है बेशक। और सिटी सेंटर है तो हर चीज़ आपकी रीच में है। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं, छोटे बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आप लोगों के लिए बेस्ट जो है ना, वो एफजिलार से लेके और बेलगदूज़ो, एसन योर्ट, और उससे आगे जो एक या दो इलाके नए बन रहे हैं, थोड़े से दूर होते चले जा रहे हैं, मगर ये इलाके फिर भी आप लोगों के लिए बेहतर है। इसमें आपको अजनबियत का एहसास नहीं होगा। आपको इर्द गिर्द पाकिस्तानी भी मिल जाएंगे, उर्दू स्पीकिंग भी मिल जाएंगे, इंग्लिश भी बोलने वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर ख़ास आप टर्किश इलाक़े में, पुरसुकून इलाक़े में रहना चाहते हैं कि जी सिर्फ टर्किश ही हो, तो एफजिलार मैं आपको रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छा इलाक़ा है। लेकिन वहाँ मसला क्या है कि वहाँ पर अगर आपने ज़रा ज़ोर से बोल दिया तो आपका नॉक करेंगे दरवाज़ा और इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख के आपको सुनाएंगे कि जिस आप रात को ज़्यादा देर तक ज़ोर से आवाज़ से बात नहीं कर सकते,
खिड़की पे नहीं खड़ी हो सकते ज़्यादा देर तक, अपने खिड़की का पर्दा उठा के झाँक नहीं सकते हैं। शोर शराबा आप करेंगे तो फ़ौरन कंप्लेन आ जाएगी कि आपने कैसे सीढ़ियों पे चढ़ते हुए इतनी ज़ोर ज़ोर से बोला। तो वहाँ पर अनकंफर्टेबल है। अब रोज़ रोज़ आप घर चेंज नहीं कर सकते, और अगर ख़रीद लिया तो भी मुश्किल है। बात समझ रहे हैं? तो बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आपको अपने जहन में रखना है, दिमाग में रखना है। और अफोर्डेबल जो है वो आप लोगों के लिए सबसे सस्ता इलाका जो इस वक्त चल रहा है वो एहसन यूर्ट में है। एहसन यूर्ट में ऐसा नहीं कि बहुत सस्ते फ्री में घर मिल रहे हैं, लेकिन ये कि 2.5 लाख तक, 2.5 से 3 लाख तक आपको ग्राउंड हाई राइज जो है बिल्डिंग तो इनमें नहीं मिलेंगे, लेकिन जो अबव द ग्राउंड है वो आपको घर मिल सकते हैं वहाँ पर अभी भी। लेकिन यही होगा कि वो थोड़ा सा ट्रैफिक से 5 मिनट 8 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे थोड़ा सा अंदर की तरफ होंगे। बेलेक दूजो बहुत ज़्यादा महंगा है। अच्छा फ्लैट फैमिली के हिसाब से कम से कम 4.5 से 5 लाख टर्किश लीरा से स्टार्ट हो रहा है, और फिर 7-8 लाख तक जाता है। ठीक है, तो इस तरह के प्राइस वाइज जो हैं, और ख़ुदा के वास्ते आप लोग जब आते हैं तो अपने जहन में ये सोचिए कि जिस तरह पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी की कीमत चल रही है, बिल्कुल उसी तरह तुर्की में भी पाकिस्तान प्रॉपर्टी की कीमत है। जिस तरह हम अच्छा घर, अच्छी रिहाइश पाकिस्तान में लेना चाहते हैं, तो हमारे पास 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ होंगे तो हमें कुछ थोड़ी सी चीज़ बेहतर मिलती है। वरना आजकल तो अपार्टमेंट की कीमत वहाँ पे 70,000 से 1 करोड़ की आम अपार्टमेंट्स, आम इलाके जो हैं, जो मुतवसत तबके के लोगों के लिए इलाके हैं, वहाँ पर ही आपको इतना मिलता है। तो वही आप अपने जहन में बजट बना के आइए यहाँ के लिए भी कि इतने ही में आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। वरना फिर इसी तरह से जैसे 40-50 लाख का आपको कराची में कोई घर जिस इलाके में मिलता है, उसी तरह उससे मिलता जुलता आपको यहाँ पे उसी इलाके में उसी स्टैंडर्ड का घर मिलेगा। ठीक है, बातें बड़ी बहुत ज़्यादा करने के लिए मैं बोल लूँगी तो फिर और ज़्यादा लंबी होती चली जाएगी वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। और अगर कोई सवाल या कोई ख़ास टॉपिक इसमें आप समझते हैं ना कि मुझे हमें उस पर ज़्यादा मालूमात चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला सिर्फ मैं उस टॉपिक पे बात करके आपको और क्लियर बता दूँगी। ठीक है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी के लिए कारआमद हो सकती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और क्योंकि ज़ाहिर बात है इल्म बांटने से बढ़ता है हमेशा। कोशिश करें कि कर भरा भला तो हो भला, है ना, यही होता है। यानी आज मैंने आप लोगों के लिए किया, आप लोग किसी के लिए करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।